बार फिर से स्वागत करता हूं। के लिए फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स में हमारा जो आज का चैप्टर होगा वो होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। बच्चों, पूरे फिजिक्स में 10th क्लास में मेजरली हमको दो चीजों को पढ़ना है, एक लाइट को और एक इलेक्ट्रिसिटी को। लाइट को हम लोग दो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के अंदर में। एक होगा हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन और एक होगा ह्यूमन आई। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग दो चैप्टर्स को पढ़ेंगे, एक होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इन चारों चैप्टर्स को कर लेने के बाद आपका फिजिक्स पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, आपने बहुत बार सुना होगा, चीजों को रिफ्लेक्ट होते हुए देखा होगा। बचपन में हम लोग कांच के टुकड़े से सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कराते थे, तो वो सारा ही चीज एक बार फिर से मैं आपको यहाँ बताऊंगा। यहाँ आपके सामने एक मिरर है जिसपे लाइट ड्रॉ हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है और उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये? रिफ्लेक्शन। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लाइट के बारे में, लाइट होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर्स, मिरर के माध्यम से लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इन लेंसेज, लेंस के अंदर में रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, देन आफ्टर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, रिफ्रैक्शन ऑफ मिरर। रिफ्रैक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा लेंसेज के बारे में, लेंस कितने तरह के होते हैं, लेंस का फॉर्मूला क्या क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होता है। और उसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखने पर उसका इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, किस तरह से बनता है। इन चीजों को हम पढ़ेंगे लेंस में भी और मिरर में भी। उसके बाद बच्चों हम लोग मिरर और लेंस के फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, साथ ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, डर खत्म होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, सबसे पहले लाइट होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए लाइट क्या है, तो आपको जस्ट सिंपली जवाब देना है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो हमें सेंसेशन देता है टू विजन, किसी भी चीज को देख पाने का सेंसेशन देने वाला ये एक एनर्जी का फॉर्म है। क्लियर है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए लाइट क्या होता है, सिंपली कहना है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अ सेंसेशन टू विजन। तीसरी बात, रिफ्लेक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनिए बच्चों, जब लाइट किसी भी ऑप्टिक सब्सटेंस पे पड़ती है या किसी भी सब्सटेंस पे पड़ती है, तो उसका कुछ हिस्सा वो ऑब्जर्व होता है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। इसमें से रिफ्लेक्शन हम लोग किसको कहेंगे? तो जब कोई लाइट इंसिडेंट होकर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़े और उसके बाद वापस से उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? सपोज करो मेरे हाथ में एक गेंद है, मैंने उसे दीवार पे फेंका, तो जब मैंने उसे दीवार पर फेंका तो दीवार से टकरा करके वो गेंद वापस सेम मीडियम में रिपीट हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। बच्चों, लाइट के बारे में कुछ चीजें आप और भी याद रखोगे कि लाइट को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको सुनने में मिलेंगी, तो आप सब चीजों को ध्यान में रखना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये एनर्जी का फॉर्म है, कुछ लोग बोलते हैं ये पार्टिकल्स है। तो लाइट को लेकर के दोनों ही बिहेवियर, दोनों ही नेचर्स, दोनों ही थ्योरीज जो है सो वो सही है, आपको दोनों को मान के चलना है। क्योंकि अ टीम ऑफ साइंटिस्ट लोग ऐसे थे जो सपोर्ट करते थे लाइट को एज अ वेव, जिसमें सबसे जो साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट थे वो डिब्रॉगली साहब थे, आपके न्यूटन साहब थे। इन लोगों ने कहा कि लाइट क्या है? वेव है। जबकि दूसरी तरफ अदर साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। जब हम लोग 11th-12th में पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो वहां हम लोग इस चीजों को पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है लाइट को लेकर के कि लाइट एज वेल एज वेव नेचर भी शो करता है और एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अगर सन से लाइट अर्थ तक पहुंच पाता है तो बीच में बहुत बड़ा माध्यम, बीच में बहुत बड़ा रास्ता वो वैक्यूम में ट्रेवल करता है। तो अगर वैक्यूम में कोई चीज ट्रेवल कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यानी लाइट क्या हो गया? वेव हो गया। प्रूफ हुआ। दूसरी बात, जब लाइट किसी मेटल के सरफेस पे पड़ता है तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाता है। आपने बचपन में गेम खेला होगा, हम लोग पत्थर के ऊपर पत्थर बहुत सारा रख देते थे और गेंद से फेंक करके उस पत्थर को वहां से हटा देते थे।
समझ में आ रही है बात, याद आ रहा है ना। उसी तरीके से सपोज करो वो जो गेंद है ना वो लाइट का फोटोन है, लाइट का पार्टिकल है, तो जब वो किसी मेटल पे स्ट्राइक करता है तो अपने एनर्जी को दे करके, थ्रेशोल्ड एनर्जी को दे करके वहां से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा देता है। तो ये जो थ्योरी है वो प्रूफ करती है कि लाइट पार्टिकल नेचर का भी है। तो लाइट के दोनों ही नेचर आपको याद रखने हैं, दोनों ही अपने अपने जगह पर सही हैं। चलिए बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद अगर हमसे पूछा जाए, अच्छा रिफ्लेक्शन में हम लोग अगर देखें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर मेरे सामने एक मिरर है और मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट से क्या करा, यहाँ पर एक रे को इसके ऊपर में ड्रॉ करा, ठीक है ना। मान के चलो सोर्स ऑफ लाइट से जो है सो यहाँ तक रे इस पे आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो बच्चों ये जो लाइट सोर्स से निकल करके मिरर तक पहुंचा, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। याद करोगे सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये जो लाइट मिरर से टकरा करके वापस गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। याद रखोगे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड, जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये जो पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे आया और जहां से गया, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ ही साथ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी है। याद हो गया आपको, समझ में आया। अब देखो बच्चों, इस पॉइंट पे हम जब इस मिरर पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री बनाता है मिरर के साथ में, तो ये जो रे हुआ, ये जो लाइन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। अगली बात, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। साथ ही साथ नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आई होप आपको वो समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से इन सबों को एक एक करके आपको डिटेल से बताता हूं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन में पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो एक बात देखो तुम, यहां हमने ड्रॉ किया एक मिरर, उस मिरर के ऊपर में एक लाइट यहां से आके गिरा और फिर यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। चूंकि ये मिरर है तो हम लोग इसकी एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो लाइट फिर एंटर होकर के दूसरे मीडियम में चला जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हमको तो रिफ्लेक्ट करवाना है, तो मिरर को पॉलिश कर दिए, मतलब लाइट शुड रिफ्लेक्ट, राइट को यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट हो जाना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करेंगी हम उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक बार और बढ़िया से देखते हैं। देखो ये हमारे सामने एक मिरर है, इस मिरर के ऊपर में देखो ध्यान से, अभी मैं एक लाइट को ड्रॉ करता हूं, तो इस मिरर के ऊपर में एक लाइट यहां से जो है सो ड्रॉ हुआ। अब यहां जिस पॉइंट पे वो गिरा, वहीं से ये क्या होगा, लाइट अब वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां जो ये पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी पॉइंट पे मिरर के साथ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे हम, एक यहां से, ये जो है ये आपका इंसिडेंट रे है, जब लाइट यहां पर इंसिडेंट किया, और उसके बाद ये जो है वो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, लाइट रिफ्लेक्ट किया। इन दोनों के बीचों बीच यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, जो नॉर्मल मिरर के ऊपर में 90 डिग्री बना करके हैं। यानी इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रहा, जो लाइट किसी सोर्स से निकल करके मिरर के ऊपर में आया, वो कहलाया इंसिडेंट रे। जो मिरर से टकरा करके वापस गया, उसे हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये पूरा प्रक्रिया हुआ, इस पॉइंट को हमने कहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यहीं पर हमने मिरर से एक 90 डिग्री बनाया, जिसे हमने कहा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो ये सारी बातें आपको बहुत बढ़िया से याद रखनी है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको कहा जाता है कि एक सोर्स से लाइट निकला जो किसी मिरर पे 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ इंसिडेंट हुआ।
तो बताइए उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे आगे चल के कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो वो चीज वहां से सॉल्व होगा। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे दिया 30 डिग्री, आपसे पूछेगा ये वाला एंगल बताइए कितना होगा। तो हम तो जानते हैं कि ये हमारा नॉर्मल है, अभी मैंने आपको बताया। तो जब ये नॉर्मल है तो ये मिरर के साथ कितना बनाएगा 90, जिस 90 में से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, आप ध्यान दो। अगर मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर ये एंगल है मेरा 30, बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो बच्चे आंख बंद करके बोल देते हैं सर 30 होगा। गलत है। एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला क्या था, सॉरी डेफिनेशन क्या था, वैसा एंगल जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का बनता है, ना कि मिरर के साथ। तो नॉर्मल हमारा ये रहा और इंसिडेंट ये रहा, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में तो ये एंगल है ना, तो इस एंगल को हम बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है वो 30 नहीं है, वो तो 90 माइनस 30 है, दैट मीन्स कि ये 60 है। याद रहेगा आपको, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं इसको, तो याद रखिएगा आप। एक एक करके हम लोग सब चीजों को पढ़ा, हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, फिर हमने देखा नॉर्मल किसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद फिर हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है यहाँ पर, फिर हमने देखा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है यहाँ पर। उसके बाद बच्चों हमको पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। अगर कहीं पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है किसी मिरर से टकरा करके, तो वो एक सर्टेन लॉ को फॉलो करेगा। वो लॉ क्या है, उसका पहला हिस्सा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई अगर 30 है तो आर को 30 होना चाहिए, एंगल आई को 50 है आर को 50 होना चाहिए। आप खुद से भी ऑब्जर्व करके देखो। सपोज करो ये मेरे सामने धरती है, सरफेस है, और मैंने एक गेंद को ऐसे फेंका, तो मैंने उस गेंद को जैसे फेंका जितना एंगल बना करके वो उसी एंगल से उधर भी वापस भी जाएगा। अगर मैंने उसको वर्टिकली ड्रॉ किया, वर्टिकली फेंका, तो वो नीचे जाके फिर से ऊपर आएगा। अगर हम उसको ऑब्लिकली फेंक रहे हैं तो वो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट भी होगा। तो जितना एंगल के साथ आप उसको फेंकोगे उतने ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। यही लॉ का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इट मीन्स कि अगर हम किसी 3D स्पेस की बात करें तो उस स्पेस में जिस प्लेन में हमारा इंसिडेंट रे होगा उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होगा और उसी प्लेन में नॉर्मल भी होगा। ये बात भी हमको याद रखना है। चलिए, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। देखिए आप फटाफट से इसके बाद काइंड्स ऑफ इमेजेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेज होता क्या है। देखो बच्चों, जहां पर कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के सामने अगर आप मिरर या लेंस को लेकर के आओगे तो उसका एक इमेज बनेगा मिरर के अंदर या लेंस के अंदर में, ठीक है ना। अब इमेज क्या हो गया, तो सपोज करो यहां पर मैं खड़ा हूं, तो आसपास में कहीं पर कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, उस सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रे इमिट होकर के मेरे बॉडी पे आएगा और उसके बाद फिर मेरे बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारे आंख में जाएगा और वहां पर रेटिना पे मेरा फिगर बनेगा, मतलब मेरा इमेज बनेगा। यानी देखने का जो पूरा प्रक्रिया है उसमें कैसे कैसे ये होता है आप थोड़ा इसको समझिए। मान लो ये मेरे हाथ में मार्कर है और हमको इसको देखना है, तो देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट। यहां आसपास में एक होना चाहिए सोर्स ऑफ लाइट जो क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। क्योंकि ये नॉन लुमिनस है, मेरा आंख नॉन लुमिनस है, कहीं से इंजोता आ नहीं रहा है, तो यहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। वहां से लाइट इमिट होकर के इस मार्कर पे आएगा और फिर इस मार्कर से रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आंख पे आएगा। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, उसके वजह से बनता है इमेज। यानी इमेज जो बनता है वो दो तरह का बनता है, या तो रियल इमेज होगा या तो वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज हम लोग किसको बोलेंगे, द इमेज विच कैन ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वैसे इमेजेस जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं वो हमारे रियल इमेज कहलाते हैं। दूसरी तरफ वैसे इमेजेस जो रियल नहीं होते हैं, जो ऑब्टेन्ड नहीं किए जा सकते हैं स्क्रीन पे, हम उन्हें वर्चुअल इमेज कहते हैं। जैसे बच्चों ध्यान दीजिए, हम लोग थिएटर में मूवी देखते हैं तो वहाँ जो इमेजेस हैं वो पर्दा पे आया हुआ रहता है, चलता हुआ रहता है, तो वो रियल इमेज है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक मिरर है, उसमें अपना फोटो देखोगे तो वो मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है। टाइप्स ऑफ इमेजेस के बाद में हम लोग पढ़ते हैं मिरर के। ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर क्या होता है बच्चों, अ प्लेन मिरर चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे।
अगर हम किसी इंसिडेंट रे के बीच में एक प्लेन मिरर को लेकर के आएंगे तो क्या होगा, वो उसे रिफ्लेक्ट करा देगा, उसके डायरेक्शन को चेंज करा देगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, तो उसमें साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू होंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। उसमें इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसमें जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा और सीधा होगा। अगला बात, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ, मिरर के सामने जितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उसका इमेज उतने ही ठीक पीछे बनेगा। समझ में आ रही है ये बात? मान लो कहीं पर एक शीशा है, मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूं, तो अगर मैं उस शीशा में अपने नाक को सटाऊंगा तो मेरा इमेज भी मेरे साथ पीछे आकर के उस शीशा में नाक को सटाएगा। आ रही है बात समझ में? मैं अगर शीशा से दूर जाऊंगा तो मेरा इमेज भी उधर पीछे मेरे से दूर जाएगा। बच्चों दूसरा टाइप का जो मिरर है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन तरह के मिरर्स होते हैं? एक हमारा ये हो गया, देखो इसमें एक केव बना हुआ है ना, गुफा टाइप से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। यहाँ देखो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। दो तरह के मिरर, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस धसे हुए रहे, केव टाइप से रहे तो कॉनकेव, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस उभड़े हुए रहे तो फिर कहलाएगा कॉन्वेक्स। याद रखना। अब एक एक करके पढ़ते हैं दोनों मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर क्या होता है? ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगा, लेकिन इनवर्ड कर्व होगा। इस तरीके से इनवर्ड कर्व होगा तो हम बोलेंगे उसको कॉनकेव। हमको ये बातें याद रखनी है बच्चों। आगे बढ़िए, देखिए आपके सामने मैंने एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करा है। इसमें जो कर्व है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो इनवर्ड है। इनवर्ड है मतलब अंदर के तरफ है। एक बात और याद रखिए, केव का मतलब होता है गुफा, है ना? तो अगर गुफा लाइक मतलब स्ट्रक्चर दिखे, केव लाइक स्ट्रक्चर दिखे जो अंदर के तरफ इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखता हो, हम उसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है ना? तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया जिसमें ये जो अंदर का सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब ऑब्जेक्ट जब भी रहेगा तो लेफ्ट साइड में रहेगा, और ये जो सरफेस होगा वो पॉलिश किया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट का सरफेस है। और ये बात समझ में? चलिए उसके बाद देखो ध्यान से, कॉनकेव के बाद हम देखते हैं कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स उभरा हुआ रहता है ना? देखिए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। आप यहां देखो ध्यान से, इस केस में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रहेगा, यानी जो इंसिडेंट रे है वो इधर आएगा। आ रही है बात समझ में? और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है? उभरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं, ध्यान दीजिए। हर मिरर के अंदर में कुछ पॉइंट्स है जो आपको बहुत याद रखने हैं, न्यूमेरिकल बनाने के समय बहुत काम आएंगे वो। सबसे पहला हम लोग डिफाइन करते हैं पोल को। ध्यान से सुनो, हर मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस उस मिरर को जिस पॉइंट पे टच करता है हम उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। अब सर प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोल रहे हैं हम? तो ये जो एक्सिस है ना, यही कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे मिरर को कहां टच कर रहा है? एग्जैक्ट इस जगह पर, तो ये जो जगह है वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। याद हो गया? दूसरी बात, दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है समझिए आप। अगर ये हमारा एक मिरर है तो ये किस टाइप का मिरर है? कर्व मिरर है। और जब ये कर्व है दैट मीन्स कि ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, और अगर ये एक स्फीयर का टुकड़ा है तो इस मिरर का अपना एक स्फीयर रहा होगा। और ये बात समझ में? इस मिरर का अपना क्या रहा होगा? एक स्फीयर रहा होगा, और हर स्फीयर का एक सेंटर भी होता है। ठीक है ना? तो इस स्फीयर के एक टुकड़े का सेंटर या इस स्फीयर का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो चीज है ना, इसी को हम बोलते हैं कर्वेचर। तो इस कर्वेचर का सेंटर कौन होगा? जो इस पूरे स्फीयर का सेंटर होगा, और वही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सी से। और ये बात प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाला जो लाइन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर क्या होता है बच्चों? द पार्ट ऑफ द मिरर फ्रॉम विच एक्चुअल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। जैसे मान के चलो कि ये हमारा मिरर हमने यहां से यहां तक ड्रॉ किया, तो उसमें वो हिस्सा जहां तक रिफ्लेक्शन का प्रक्रिया शो होगा, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, हम उसको कहेंगे अपर्चर। फोकस हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस to which all light rays which are parallel to the principal axis converge or diverge। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। ये हमारे पास एक मिरर है, अगर हमने किसी भी पैरेलल लाइन को लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है,
तो वो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी टच करेगी, यहां टच कर रही है ना, तो जहां भी टच करेगी हम उस पॉइंट को बोलेंगे क्या, फोकस। क्या बोलेंगे हम उस पॉइंट को, फोकस। अब देखो, अगर ये कॉन्केव मिरर है तो रिफ्लेक्ट होते हुए इसी तरफ दिखाई देगा, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर रहता तो हमको ऐसा फील होता कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ही केस हमको ध्यान में साथ साथ में रखना है। अभी फोकल लेंथ हम लोग किसको बोलेंगे, तो अगर मैंने इसको बोला फोकस और मैंने इसको बोला पोल, यहां पर मैंने बोला पोल, तो फोकस से लेकर के पोल तक के दूरी को हम दिखाते हैं स्मॉल f से और इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। इट मींस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, याद रखोगे। उसके बाद बच्चों लास्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको पहले बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से लेकर के यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे इस स्फेयर का रेडियस, या फिर इस कर्वेचर का रेडियस, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। और आपको याद आ रहा होगा एक रिलेशन एफ और आर के बीच में, दैट इज ये जो आर है वो एफ का 2 गुना होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू 2f, या किसी किसी किताब में यही लिखा हुआ रहता है f इज इक्वल टू r बाई 2। सबसे पहली बात, ये हमारा एक मिरर हो गया कॉनकेव और ये एक मिरर हो गया कॉन्वेक्स। अब इन दोनों ही मिरर में ध्यान से देखना, यहां आप देखो क्या है, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों ही केस में अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, तो आपको याद रखना है कि ये लाइट हमेशा ही कहां से होकर के जाएगा, तो फोकस से होकर के जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। चाहे वो कॉनकेव है चाहे वो कॉन्वेक्स है। अच्छा कॉन्वेक्स है तो सर कैसे होगा, ध्यान से सुनो। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में एक बात याद रखो कि इसका जो कर्व है वो इस तरफ है। इसका मतलब ये जिस स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, है कि नहीं। और जब स्फीयर उधर बना हुआ है तो इसका सेंटर भी इधर होगा, और जब सेंटर इधर है तो सेंटर बाई 2 मतलब फोकस भी इधर होगा। आ रही है बात समझ में, यानी लाइट यहां से आना चाहिए। देखो अब कैसे हम लोग करते हैं इसको, मान के चलो ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने यहां पर एक लाइट ड्रॉ किया। ये लाइट, चूंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग। याद रखना कॉनकेव मिरर के ऊपर में जितने भी लाइट्स फॉल करते हैं वो सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। दैट्स वाई इस मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, जो भी लाइट इस पे फॉल करेगा वो उसको भगा देगा दूसरे तरफ। किधर भगा देगा, दूसरे तरफ। ये इसको इधर भगा देगा, कहीं और भगा देगा। अगर हम यहां से गिराएंगे तो ऐसे भगा देगा, यानी ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। याद रहेगा। अब सुनो, जब ये लाइट डाइवर्ज हो गया इधर और इधर, तो इन दोनों के मिलने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट है वो कहीं ना कहीं यहां से निकल करके आ रहा है। और ये बात समझ में, यानी या तो एक्चुअल में वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा या नहीं तो कट करता हुआ फील होगा, और इसी पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, इस डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। और ये बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ बच्चों, अगर हमसे कहा जाएगा प्रिंसिपल फोकस ढूंढने के लिए, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले मिरर ले लेंगे, उस मिरर के ऊपर में एक लाइट को फॉल करवाएंगे और देखेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहां कट करेगा वही कहलाएगा हमारा फोकस। कॉन्वेक्स मिरर में पूछेगा सेम चीज, हम लाइट को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो कहां से कटता हुआ दिख रहा है, जहां से कटता हुआ दिखेगा हम उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना बच्चों। चलिए, अगर इसके जगह पर जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था उसके जगह पर हम लाइट को इस तरीके से लें कि वो फोकस से होकर के इंसिडेंट हो, तो ऐसा रूल है कि ये रिफ्लेक्ट होते समय प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो फोकस से जाएगा, अब उसका उल्टा पढ़ रहे हैं, अगर फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए, जितने भी आजकल के ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ी हैं, और सपोज करो कि ये हमारा एक कार है, ये क्या है, हमारा एक कार है, जिस कार में यहां और यहां 2 हेडलाइट लगा हुआ है। तो हेडलाइट के अंदर में क्या होता है समझो, हेडलाइट के अंदर में अपना जो
ऐसा एक मिरर लगा हुआ रहता है और उस मिरर के फोकस पे एक बल्ब लगा हुआ रहता है। और आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि वो बल्ब रोड के तरफ नहीं रहता है, वो बल्ब आपके मिरर के तरफ रहता है। और हम लोग उसको ऐसे फिट करते हैं कि वो बल्ब एकदम फोकस पे आ जाए इस मिरर के। कहां पर आ जाए? इस मिरर के फोकस पे आ जाए। सर इससे क्या फायदा होगा? जब ये फोकस पे आ जाएगा तो जितना भी लाइट मिरर पे जाएगा वो सबको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देगा। कहां भेज देगा? पैरेलल भेज देगा। और एक बहुत तगड़ा बीम जो है सो निकल करके रोड पे जाएगा, जो बहुत दूर तक जाएगा। आ रही है बात समझ में? मतलब अगर कोई लाइट फोकस से आ रहा हो तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। सपोज करो यहीं पर अगर मैं एक बल्ब रख दूं इसके फोकस पे, कहां रख दूं? इसके फोकस पे, जो इस तरफ है। ये मान लो हमारा बल्ब है, तो इस बल्ब से निकलने वाला सारा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। कहां जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी एक बहुत अच्छा बीम बन करके, पैरेलल बीम बन करके जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कहां पर? गाड़ी के स्ट्रेट लाइट में, जहां हम लाइट को फोकस पे रखते हैं, उससे निकलने वाला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है और आराम से जाता है। अगर हम बल्ब को रोड की तरफ घुमा के रखते ना तो क्या होता? मैक्सिमम एनर्जी वो ऐसे पूरा फैल जाता। समझ रहे हो? एक स्ट्रेट बीम हमको नहीं मिलता, ऊपर भी जा रहा है, दाएं भी जा रहा है, सामने भी जा रहा है, एक स्ट्रेट हमको जो बीम चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। ठीक है ना? यही सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। देखो बच्चों, हमने पहले देखा कि अगर कोई चीज पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फिर हमने देखा अगर फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। तीसरा देखो, इसमें हम देखते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो क्या होगा। ध्यान से सुनो, ये हमारा मिरर और ये इस मिरर का फोकस और ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से तुम्हारे मिरर पे ड्रॉ हुआ तो वो सेम उसी मीडियम पे वापस लौट जाएगा, मतलब इंसिडेंट भी वही हुआ, रिफ्लेक्ट भी वही हुआ। ठीक है ना? चाहे वो कॉनकेव मिरर है चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, हम एक लाइट यहां से लेते हैं, इसके सेंटर से ऐसे ड्रॉ करते हैं मिरर के ऊपर में, हमको ऐसा फील होगा कि यहां से ये जो लाइट है वो वापस से जो है सो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होकर के और फिर सेम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाएगा? चला जाएगा। आपको ये बात याद रखना है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही यहाँ आप ऐसे दिखाओगे, वापस ऐसे चला जाएगा ये। उसके बाद देखो ध्यान से, अगर हम किसी लाइट को ऑब्लिकली प्रेजेंट करते हैं, ऑब्लिकली प्रेजेंट करते हैं मतलब मान लो कि लाइट को हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो वो जितना एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा, जाते समय वापस से उतना ही एंगल बना के वो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना कि यहाँ पर आप लेंस का, मिरर का जो प्रॉपर्टीज था, जो हम लोग जो पढ़ते थे दो केसेस, उनको आप देखिए। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, यानी जितना एंगल नॉर्मल के साथ यहाँ बन रहा है उतना एंगल यहाँ बनेगा। कहोगे सर ये नॉर्मल कहाँ से हुआ? ये नॉर्मल होता है बच्चों। उसके बाद देखो, लॉ टू ड्रॉ रे डायग्राम, लॉज टू ड्रॉ रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम हमको जानना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम मिरर्स के इमेज को बना पाएं, लेंसेज के अंदर में इमेज को बना पाएं। ठीक है ना? तो इमेज को बनाने के लिए रे डायग्राम को पढ़ना जरूरी होगा, और रे डायग्राम को बनाने के लिए, सही बनाने के लिए कुछ लॉज को बनाना जरूरी होगा। ठीक है? तो आई होप आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आई। हम लोग लॉज ऑफ ड्राइंग रे डायग्राम्स पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।